हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ ए के सिन्हा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके 12th क्लास बायोलॉजी का बहुत ही खास चैप्टर से संबंधित है। आगे हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक को, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। और बोर्ड के ऊपर एक बहुत क्या है तो एनर्जीदायक कह सकते हैं, ऊर्जादायक क्या है तो एक कोटेशन है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीद हो जीतने की, अगर जीद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो बच्चों, इसी एनर्जी के साथ चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट यानी कि कुक्कुट पालन प्रबंधन के बारे में। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे आप उसको कर लें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखेंगे बच्चों, आप समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की। ये आखिर ये पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्या होता है और ये पोल्ट्री टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोल्ट्री टर्म की। पोल्ट्री, देखिए अब पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है। पोल्ट्री का मतलब बर्ड्स, यानी कि पोल्ट्री शब्द का जो प्रयोग किया गया है बर्ड्स से किया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब बर्ड्स का यानी बर्ड्स के अंतर्गत कौन कौन से बर्ड्स आएंगे तो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बर्ड्स के अंदर जैसे कि मान लेते चिकन हो जाएगा, चिकन हो जाएगा, फिर ये गीज हो जाएगा, फिर ये स्वान हो जाएगा, ठीक है, फिर डॉक हो जाएगा, फिर ये टर्की, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसे बर्ड्स के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि क्या करते हैं बच्चों, तो इनसे हमें मांस की भी प्राप्ति होती है और साथ ही साथ इनसे हमें अंडे की भी प्राप्ति होती है। तो देखिएगा क्या कहा जा रहा है, तो पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको हम क्या करते हैं मांस और अंडे के पर्पज से पालते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, कुक्कुट, कुक्कुट, ठीक है, कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन, ओके जी। अब ये कुक्कुट पालन क्या है आप समझिएगा कि जब मांस एवं अंडे के उद्देश्य से, क्या उद्देश्य है बच्चों, मांस और अंडा, अंडे के उद्देश्य से पक्षियों को पाला जाता है एवं प्रजनन इत्यादि ध्यान रखा जाता है, का ध्यान रखा जाता है क्या कहलाएगा बच्चों, पोल्ट्री फार्मिंग कहलाएगा, ठीक है जी। ओके, पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पोल्ट्री फार्मिंग है क्या, तो सिंपल सा ये जो आसान सा डिफिनीशन आपके सामने है कि जब मांस और अंडे के लिए, जब मांस और अंडे के उद्देश्य से पक्षियों को पाला जाता है और उनका प्रजनन इत्यादि का ध्यान रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। और पोल्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से हम पक्षियों को रखते हैं, जैसे कि ये चिकन हो गया, ये गीज, स्वान, डक और ये टर्की इत्यादि आते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में आपके बहुत सारे मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, उनको हम बारी बारी करके डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कह सकते हैं तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए,
यानी कि अगर आप उन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कर पाएंगे। चलिए उन बातों को हम सबसे पहले देखते हैं। तो जो सबसे पहले है आपके सामने वह है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। यानी कि बच्चों ध्यान देंगे, अगर आप किसी भी प्रकार का, चाहे आप गाय का ही ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं या पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, आप अगर चाहते हैं कि क्या हो, जो प्रोडक्टिविटी है वो अधिक हो, उसके लिए आपको सेलेक्ट करने होंगे अच्छे अच्छे ब्रीड, और वैसे ब्रीड सेलेक्ट करने होंगे जो कि क्या हो, डिजीज रेसिस्ट हो, यानी कि उन्हें बीमारियां कम होती हो या बीमारियां नहीं होती हो। ठीक है, ओके। तब देखिए, तो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, तो वैसे ब्रीड का चयन करना चाहिए, वैसे ब्रीड का चयन करना चाहिए। ठीक है, चयन करना चाहिए जो बीमारी रहित एवं अच्छे नस्ल के हों। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ये पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि आप जिन मुर्गियों को वहां पे रख रहे हैं, उनका नस्ल क्या होना चाहिए, तो सुपेरियर क्वालिटी का होना चाहिए, और उनमें क्या होना चाहिए, साथ ही साथ वो बीमारी रहित हो तो और अच्छा है। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे हम आने वाले समय में हम आपको बताएंगे, बहुत सारे मुर्गियों के नस्ल के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देखिए, तो हमने ब्रीड के सिलेक्शन ऑफ ब्रीड क्या होना चाहिए, तो अच्छे नस्ल का होना चाहिए और बीमारी नहीं होना चाहिए, बीमारी रहित होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ब्रूड हाउस की बात करेंगे, बच्चों समझने का प्रयास करेंगे ब्रूड हाउस आखिर होता क्या है। आपने मुर्गियों का दरबा देखा होगा, मुर्गियों का दरबा यानी कि जहां पर मुर्गी फार्म होता है ना, आप देखेंगे कि क्या होता है कि एक बड़ा घर होता है, उसमें जालियां लगी होती हैं, उसमें मुर्गियों को रखा जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं ब्रूड हाउस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रूड हाउस कैसा होना चाहिए, यानी कि हाउसिंग जो सिचुएशन है वो कैसा होना चाहिए, तो समझिए। सबसे पहले ब्रूड हाउस क्या होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, क्राउड फ्री होना चाहिए, मतलब कि भीड़ वाला जगह पर नहीं होना चाहिए, क्राउड फ्री होना चाहिए। और तीसरी बात, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, प्रोटेक्टेड। ओके, किससे प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, प्रेडेटर यानी कि शिकारियों से। ठीक है, यानी किससे प्रोटेक्टेड हो, शिकारियों से प्रोटेक्टेड हो, और साथ साथ देखिएगा यानी कि वो जगह क्या कर सके, तो आपके समर, विंटर एवं रैनी सीजन में भी क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो ब्रूड हाउस कैसा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, क्राउड फ्री होना चाहिए, और वैसा होना चाहिए जिसमें वो समर यानी कि गर्मी, विंटर बोले तो ठंडी, और ये रैनी सीजन में भी क्या कर सके, वो उसमें रह रहे मुर्गियों को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, और साथ ही साथ शिकारियों से भी क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, वैसा होना चाहिए। ठीक है, अब बात रहा फीड मैनेजमेंट, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और फीड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बच्चों देखिए फीड मैनेजमेंट में हम बात करते हैं तो जो मुर्गियां हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, तो वैसे भोजन देने चाहिए जिनमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि और मिनरल्स इत्यादि उपस्थित हो। ठीक है, तो वैसे भोजन देना चाहिए, या कह सकते हैं वैसे फूड देना चाहिए। वैसे फूड देने चाहिए जो, या जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट, मिनरल होना
चाहिए। ओके जी। तो बच्चों समझने का प्रयास करेंगे कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो वैसे हम उन्हें फूड देंगे जिसमें क्या हो सके, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि ये क्या होते हैं, उनके अंडे और उनके मांस के निर्माण के लिए क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। अब थोड़ा सा एक नजर यहाँ पर ध्यान देंगे कि अंडे देने वाली जो मुर्गियां होती हैं उन्हें कौन कौन से आहार देने चाहिए। तो देखिएगा, जैसे क्या करेंगे कि हम जो मक्का होता है ना, मक्के का मिश्रण देंगे, ठीक है। फिर उसमें चावल की पॉलिश वाली चावल होता है ना, उसका ब्रान इत्यादि होता है, उसको जौ या जई कह सकते हैं। फिर गेहूं का भूसी दे सकते हैं, मूंगफली का खली का चूर्ण दे सकते हैं, मक्का का चूर्णित चोकर दे सकते हैं, मछली का चूर्ण दे सकते हैं, मांस का कचरा इत्यादि उन्हें खिलाया जा सकता है। और अस्थि चूर्ण कैल्शियम, यानी कि जो बोन में क्या होता है, कैल्शियम होता है, उसके चूर्ण को उसको हम लोग खिला सकते हैं। और साथ साथ क्या करना चाहिए, साधारण नमक भी देना चाहिए, मुर्गियों को साधारण नमक भी देना चाहिए। और साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे, हमें वैसे पदार्थ देने चाहिए जिनमें विटामिन ए, B2 और डी युक्त पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा फीड मैनेजमेंट, यानी कि कौन कौन से हमको भोजन देने चाहिए, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इन बातों को। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं लाइट की, तो समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि उन्हें दिन के समय को मिला करके कम से कम उनके जो उनका ब्रूड हाउस है उसमें लाइट मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, तो कम से कम 14 से 16 घंटे पर्याप्त मात्रा में लाइट होनी चाहिए, जो कि उनके अंडे के निर्माण के लिए क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह था कि आप डेयरी फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं तो किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे ताकि आपका जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि यहाँ पे मुर्गी के हम कुछ नस्लों की बात करते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम अभी कुछ वक्त बाद आपसे नस्ल की बात करेंगे। तो देखिएगा, हम यहाँ पर मुर्गी के नस्ल की बात करते हैं, यहाँ पर हम वैसे नस्ल की बात करते हैं जो कि अपने देश में भी पाए जाते हैं, और हम वैसे नस्ल की बात करेंगे जो कि विदेश में पाए जाते हैं, और हम यहाँ पर वैसे भी नस्ल की बात करेंगे जिसको हमने देश और विदेश दोनों को मिला करके तैयार किया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मुर्गी की कुछ जो देसी नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं, और बच्चों ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसी से आपके एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिएगा, असील, चटगांव, खागस, बसरा, ब्रह्मा, कोचिन, चिरगांव। तो बच्चों यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं ना, ये अपने देश में पाए जाने वाली मुर्गियों का नस्ल है। अब थोड़ा सा इधर नजर रखेंगे, कुछ विदेशी नस्लें भी हैं जैसे कि व्हाइट लेगहॉर्न, रॉक एस्ट्रोलॉट, ससेक्स ब्लैक, माइकनॉक, रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड ये क्या है, तो विदेशी प्रजातियां। थोड़ा सा इधर नजर देंगे कि जो मुर्गियां अंडे देने वाली होती हैं, समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मुर्गियां अंडे देने वाली होती हैं उन्हें हम एग लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एग लेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, और जिन मुर्गियों को हम मांस के पर्पज से क्या करते हैं, उनको पालते हैं, तो उनको हम कहते हैं ब्रॉयलर, यानी अधिक मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पाली जाने वाली जो मुर्गियां होती हैं क्या कहलाती है बच्चों, ब्रॉयलर कहलाती है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, देसी नस्ल के बारे में हम अभी देखा था कि जैसे कि असील हो गया, चिटगांव, खागस, बसरा, टेनिस। अब देखिए इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि नेक्ड नेक हो गया, फिर यहाँ पे लोलभ है, फिर कड़कनाथ मुर्गा का नाम सुना होगा, उसका मांस क्या होता है, ब्लैक ब्लैक होता है और बहुत ही महंगा आता है दोस्तों, ठीक है। फिर तितरी है, टेलीचेरी है, डंकी है, कलास्की है और घैंस है, ठीक है। ये क्या है, देसी मुर्गी की नस्लें हैं। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं अमेरिकन के, जैसे कि प्लिमाउथ रॉक हो गया, वैंडोट हो गया, रोड आइलैंड रेड हो गया, जर्सी ब्लैक हो गया, जाइंट हो गया, न्यू हैम्पशायर हो गया, ये अमेरिका की नस्ल है। फिर एशिया के एशियाटिक ब्रीड यानी कि एशिया में पाया जाने, जैसे कि ये तो ब्रह्मा हो गया, कोचिन हो गया, या लैंगसन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्रीड्स हैं। और थोड़ा सा इधर बात करते हैं, इंग्लिश ब्रीड की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉट हो गया, कॉर्निश हो गया, डॉर्किंग हो गया, और फिक्टॉन हो गया, ससेक्स, रेड कैप हो गया। फिर यहाँ पे मेडिटेरियन क्या ब्रीड है, जैसे कि लेघॉर्न, माइनोर्का, एंकोना और एंडोल्सियन फॉल। यानी कि यहाँ पे ये क्या है, तो मुर्गी की कुछ नस्लें हैं जिनको खास करके ऊपर जो ये दिए गए हैं मुर्गी की विदेशी नस्लें और देसी नस्लें, आप इसे ध्यान में रखेंगे ताकि आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से कर सके, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देश में क्या किए गए हैं, तो मुर्गी विकसित किए गए हैं जिन्हें हम देसी और विदेशी दोनों को मिक्स करके तैयार किए हैं। जैसे कि देखिएगा, देश में विकसित की गई मुर्गी की संकर नस्ल ILS 82, HS 260, B 77। अब यहाँ पे देखिएगा,
अब ये जो मुर्गियां है ना, जैसे ILS 82 हो गया, B77 हो गया, तो ILS क्या करता है 200, और B77 क्या करता है साल भर में क्या करता है, एक साल में 260 अंडे दे देता है। कितने, 60 अंडे, और ILS 82 200, और यहाँ पे इसका नाम ये 260, तो कितने अंडे देगा 260। यानी कि हमारे देश में भी क्या कर की जा सकती है, तो हमारे देश में भी मुर्गी के नस्ल को संकर करा करके तैयार किया गया है, और ये उन नस्ल का नाम है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ILS 82 क्या है, किसका नस्ल है, तो आपका जवाब होना चाहिए मुर्गी का। H260 किसका नस्ल है, मुर्गी का, और साथ साथ B77 किसका नस्ल है, मुर्गी का। ये आपको याद रखने हैं, आपके दिमाग में होने चाहिए। ओके जी, अब बात करेंगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि मुर्गियों में होने वाली कुछ बीमारियों के नाम, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों एक बात बता दें कि मुर्गियों में वायरस से भी बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया से भी बीमारियां होती हैं, फंगल डिजीज भी होता है, और साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती हैं, यानी कि उन्हें आहार में कम मात्रा में अगर पोषक तत्व होती हैं तो उनसे भी उनको बीमारियां होती हैं। अभी हम थोड़ा सा कुछ बीमारियों का नाम है और उन्हें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि रानीखेत, बच्चों ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, लिख के रख लीजिए, रानीखेत आपके एग्जाम में आएगा, आएगा तो आएगा। ओके, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो रानीखेत है वो वायरस, यानी कि यहाँ पे जो कुछ बीमारियों का नाम है वायरस द्वारा है। तो रानीखेत क्या है, विषाणु जनित रोग है, जो कि पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। अगर हम बात करते हैं इसके इस बीमारी में सिम्टम्स की, तो जैसे इसमें तो कॉफी होता है, स्नीजिंग होता है, और ड्रॉपीनेस, कॉफिंग, स्नीजिंग और ड्रॉपीनेस नामक ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं, एक नाम है जिसका नाम है मैरक, M.D, मैरक डिजीज। अब मैरक डिजीज क्या है, तो हर्पिस वायरस के कारण होता है, और इसके लक्षण, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ एवियन इंसेफ्लाइटिस। एवियन जैसे कि आप समझिएगा, जो पक्षी वर्ग होता है उसको एवेज कहते हैं, और एवेज से रिलेटेड एवियन हुआ, ठीक है। अब एवियन इंसेफ्लाइटिस में क्या होता है, तो समझने का प्रयास करेंगे। जो एवियन इंसेफ्लाइटिस होता है उसमें होता है पिकोमा वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, पिकोमा वायरस के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, मुर्गी को पैरालिसिस हो जाता है। अब मुर्गी को पैरालिसिस हो जाता है तो क्या होती है, मर जाती है, यानी कि उसमें जो कंडीशन उत्पन्न होते हैं, पैरालिसिस कंडीशन उत्पन्न हो जाता है, और मुर्गी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर बात करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बर्ड फ्लू। अब बर्ड फ्लू किसके कारण होता है, तो H5N1। देखिए H5N1 क्या है, विषाणु है जिसके कारण तो बर्ड फ्लू। इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंजा जैसी कंडीशन हो जाती है। कैसे हो जाती है बच्चों, इन्फ्लुएंजा जैसी कंडीशन हो जाती है, और किसके कारण होता है, H5N1 के कारण होता है बर्ड फ्लू। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो कुछ बैक्टीरियल डिजीज होती है, जैसे कि कॉलरा हो गया, फॉल कलरा, फॉल टाइफाइड हो गया, फंगल डिजीज भी होता है, फिर माइकोटिक डिजीज भी होता है, फिर डिफरेंट डिजीज जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, एस्ट्रेलेटिंग, यानी कि ये कुछ बीमारियां हैं जो कि क्या है, मुर्गियों से संबंधित है। तो बच्चों आज के क्लास में हमने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बाद नहीं डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बाद पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर के लिए है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।